जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही हमारे दिमाग में बहुत प्रकार के विचार आते हैं। और अगर सबसे पहले शुरुआत करें, सोचें, तो सबसे पहले हमें सुंदर सुंदर वादियाँ, हरी भरी वादियाँ, बर्फ और स्वर्गनुमा एक पिक्चराइजेशन है जो वो हमारे दिमाग में होता है। और अगर दूसरी ओर देखें तो युद्ध, जो भी इंडो पाक प्रॉब्लम्स हैं, टेररिज्म है, मिलिटेंट्स की प्रॉब्लम है, आर्मी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आर्टिकल 370 है, बहुत सारी चीज़ें, ये दूसरा पहलू है जम्मू कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तथास्तु ICS में और मैं हूं सुगंधा। आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जानेंगे, इंडिपेंडेंस से लेके अब तक की क्या क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जम्मू कश्मीर ने झेले हैं, वहाँ के लोगों ने झेले हैं, किन किन रीजंस की वजह से हुए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। न्यूज़ चैनल्स में आजकल जम्मू कश्मीर फिर से छाया हुआ है एक नए टॉपिक के साथ, वो है इलेक्शंस। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं और वास्तविकता में एक बहुत बड़ा महोत्सव है कि 10 साल में प्रजातंत्र के रूप में कोई ऐसा आयोजन हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का आयोजन माना जाता है, वो भी 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में। 1947 से लेके 2024 तक जम्मू कश्मीर भारत का हमेशा एक ज्वलंत टॉपिक रहा है। बचपन से हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं जो जम्मू कश्मीर पे, टेररिस्ट अटैक पे और बहुत सारी चीज़ों पे, लाइक युद्ध पर, जो इंडियन वॉर्स होते हैं उन पर आधारित मूवीज़ देखी हैं और हमारे दिमाग में वही चल रहा होता है। मुझे दिमाग में भी याद आ रहा है, वो सनी देओल की मूवी है और उसमें एक गाना है, वो जैसे ही एंटर करते हैं जम्मू कश्मीर की वादियों में एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग दैट सॉन्ग कि तेरे शहर का क्या है नाम, जन्नत है, जन्नत है, तेरे शहर का क्या है नाम, जन्नत है, जन्नत है। सो दैट्स ट्रू, जम्मू कश्मीर जन्नत है। और आज इसी जन्नत के बारे में चलिए चर्चा करते हैं, जानते हैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और आने वाले फ्यूचर एस्पेक्ट्स को। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के पास्ट से। जम्मू कश्मीर 1947 से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम, चैलेंजेस आई हैं, एक उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानते हैं। तो 1947 में भारत को आज़ादी मिल रही थी और देश 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान। तो जब बारी आई भारत या पाकिस्तान में से किसी एक देश को चुनने की, तो महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया कि वो ना ही पाकिस्तान में शामिल होंगे ना ही हिंदुस्तान में। वो अपने जम्मू और कश्मीर राज्य को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन दोनों देशों में से किसी में भी शामिल नहीं होंगे, हम सेपरेट रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से ट्राइबल इन्वेडर्स ने अटैक कर दिया। इस मूवमेंट पर महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। उन्हें डर था कि कहीं पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को हथिया ना ले, तो भारत ने उन्हें समझाया कि मदद तभी मिलेगी जब JNK भारत में ऑफिशियली मर्ज हो जाए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। द स्पेशल स्टेटस एंड इट्स कंट्रोवर्सी। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। इस एक्सेशन के साथ जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला आर्टिकल 370 और 35A के जरिए। ये प्रोविजन स्टेट को ऑटोनॉमी देते थे और वहाँ के लोगों को एक्सक्लूसिव राइट्स भी मिलते थे। लेकिन ये स्पेशल स्टेटस भी कंट्रोवर्शियल रहा है। इसके चलते वहाँ मिलिटेंसी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को बढ़ावा मिला। रीजनल डिस्पैरिटीज और डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ने लगी और इन सब का सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो भारत पाकिस्तान युद्ध जब हुआ था, कारगिल युद्ध जब हुआ, उरी अटैक्स जब हुए, पुलवामा अटैक जब हुआ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं स्पेशल स्टेटस की वजह से। क्योंकि इस स्पेशल स्टेटस के हिसाब से बहुत सारी कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, बहुत सारी ऐसे डिसीजन मेकिंग थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का
जेएनके में कोई हाथ नहीं था। जेएनके अपने डिसीजंस खुद ले रहे थे कुछ सिचुएशंस को लेकर, जिससे कहीं ना कहीं टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा था। अब अगर बात करें पॉलिटिकल लैंडस्केप और गवर्नेंस चैलेंजेस की, तो जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स भी यूनिक रही है। 1951 में पहली बार इलेक्शंस हुए, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया। लीडर्स जैसे शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने वहां की पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया, लेकिन मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी ने भी वहां के एनवायरनमेंट को डिस्टेबलाइज किया। गवर्नेंस रूल लगभग 8 बार लग चुका है और सेंट्रल कंट्रोल के अंडर जाना पड़ा है। 2019 में एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया। आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इस डिसीजन ने स्टेट का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया और एक नया फेज शुरू किया। यह डिसीजन ना सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कंट्रोवर्शियल रहा। अब कंट्रोवर्शियल क्यों रहा, कैसे रहा? वही सिचुएशंस जो वहां के राजनेता हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे थे इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, इस स्पेशल स्टेटस के ऊपर, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर स्पेशल स्टेटस जो है वो रिवोक हो गया तो जम्मू एंड कश्मीर पे डायरेक्ट जो पावर होगा वो यूनियन का होगा और उनकी जो अभी तक चलती आ रही है पर्सनल मैटर्स को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करेगी। हालांकि जो यूनियन ने इस चीज़ का डिसीजन लिया उसके रीजंस बहुत क्लियर थे। सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं सरकार का ये मानना था कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत रुका हुआ है। जिस लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बाकी स्टेट्स में हो रहा है देश के, उस लेवल पे वहां पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके अपने पर्सनल लॉस थे। अगर आप कोई भी बिजनेस करने जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, यू नीड लॉट ऑफ परमिशंस फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट थी उसका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था। हालांकि शुरुआत में जब आर्टिकल 370 का रिवोक करने की बात आई, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी सिचुएशंस हुई, बहुत सारी लोकल लीडर्स से भी डील करना पड़ा गवर्नमेंट को। लेकिन इसके साथ जब जैसे ही सिटीजन्स में भी थोड़ा सा आक्रोश था इस चीज़ को लेकर, लेकिन जब इसकी एक्सेप्टेंस हुई है 2019 से 2024 तक, इतने सालों में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि शायद जम्मू कश्मीर अब हम सबके लिए खुल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, पढ़ाई लिखाई, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो डेवलपमेंट है उस राज्य के, वो रास्ते अब बंद नहीं है, वो रास्ते अब खुल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी अब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये शायद एक अच्छाई के लिए ही हुआ है। चलिए अब बात करते हैं करंट टॉपिक की, करंट इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स, जो एक्चुअल में 10 साल बाद वहां पर असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। 2024 में जम्मू एंड कश्मीर में होने वाले असेंबली इलेक्शंस काफी सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि ये इलेक्शंस लगभग 10 सालों के गैप के बाद हो रहे हैं। 2019 में आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद ये पहले असेंबली इलेक्शंस होंगे जिसमें वहां के लोग अपने नए लीडर्स को चुनेंगे। इस बार के इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये वहां के लोगों के लिए अपने अधिकारों और आइडेंटिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट को दिखाने का एक मौका है। 2014 के बाद से वहां गवर्नेंस रूल या सेंट्रल रूल ही लगा रहा है और वहां के लोग अपनी चूजन गवर्नमेंट के बिना जीने पर मजबूर रहे हैं। अब डेलिमिटेशन प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीडिफाइन हो गई हैं और ये इलेक्शंस में पॉलिटिकल बैलेंस को ऑल्टर कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। आज 2024 में लगभग 10 साल बाद जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की बात हो रही है। तो ये इलेक्शंस एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से ज्यादा है। ये वहां के लोगों के लिए अपने अधिकारों की वापसी की लड़ाई है, लेकिन सवाल ये है क्या ये इलेक्शंस वहां के पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट को सुधार पाएंगे या नहीं? क्या वहां के लोग अपनी असली फ्रीडम महसूस कर भी पाएंगे या नहीं, या फिर ये एक और एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा? एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह ओपन होगा? क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से कुछ भी बदलाव आएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ यह एक फॉर्मेलिटीज है?
आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, सारी सिचुएशंस हमने आपको बताई हैं, तो आखिर इस चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, राजनीतिक तौर पे नहीं, एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसे ही और कहानियों के लिए देखते रहिए तथास्तु ICS। थैंक यू सो मच, कीप लविंग अस, कीप वॉचिंग अस।